कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सीटेट 2024 एसएसटी पेपर सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत आज हम कवर करेंगे 3 जनवरी 2022 में पूछे गए क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ। बच्चों, सीटेट एसएसटी पेपर सेकंड का लेवल इतना ज्यादा टफ कर दिया गया है। कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन और फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आपके जैसे कि आपका ABCD में दे देगा, मिलान करने वाले क्वेश्चन आते हैं जिनके गलत होने के चांस एग्जाम में ज्यादा होते हैं। इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। प्रत्येक क्लास में मैं आपको 30 क्वेश्चन कवर करा रहा हूं, मतलब कि 60 क्वेश्चनों को 2 पार्ट में कवर करा रहा हूं। पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक, पार्ट सेकंड में 31 से 60 तक। जो हमारे 30 क्वेश्चन होंगे उनमें साथ के साथ मैं आपको 5 से 6 टॉपिक कंप्लीट कवर करा रहा हूं। यदि इन टॉपिकों से कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में आपका गलत न हो, ट्रिकी अप्रोच के साथ एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ कंप्लीट कवर करिएगा टॉपिक को। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.32 डिग्री पूर्व पर स्थित है। भारत का मानक समय IST क्या होगा यदि ग्रीनविच का माध्य समय 1 बजे अपराह्न है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बताना है कि वहां पर समय क्या होगा। ऑप्शन नंबर A 7:30 अपराह्न, ऑप्शन B 6:30 अपराह्न बच्चों, ऑप्शन थर्ड 6:30 पूर्वाह्न, ऑप्शन जो आपका 4 है 7:30 पूर्वाह्न। अब आपको ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट पता होना बहुत जरूरी है, तभी आप बता सकते हो कि राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। अब मैं आपको बता देता हूं कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहले थोड़ा समझने की कोशिश करनी है क्योंकि इससे अलग भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले मैं आपको राइट आंसर बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड 6:30 अपराह्न। सर 6:30 अपराह्न कैसे आया बच्चों? अब आपको इतना पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ लो अच्छी तरीके से। दुनिया में GMT के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है। GMT का मतलब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के लिए में लिया गया जाने वाला समय। नोट करके यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। पृथ्वी का 1 डिग्री देशांतर पूरा करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 360 डिग्री को पार करने में कितना होगा? इंटू 4 करेंगे तो 1440 मिनट हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? आपका पूरे 24 घंटे लगते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट। यहीं से आपको पूरी कैलकुलेशन समझ में आएगी। देखिएगा, एक क्वेश्चन यहां से भारत की मानक समय रेखा का क्वेश्चन बनता है। भारत की मानक समय रेखा कितने डिग्री से होकर जाती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है जी। अब आप ये बताइएगा, कैलकुलेशन में आपको बाद में समझाऊंगा, पूरा टॉपिक दूसरा कवर कराता हूं पहले। भारत में 82.5 डिग्री जो आपका पूर्वी देशांतर का उपयोग समय निर्धारण के लिए किया जाता है, ये रेखा इलाहाबाद की नैनी से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से। कितने राज्यों से होकर गुजरती है बच्चों? 5 राज्य। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 छत्तीसगढ़, नंबर 4 उड़ीसा, नंबर 5 आपका आंध्र प्रदेश। क्लियर है? कौन कौन से 5? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये आपके साथ ही साथ लिखी हुई भी है। अब मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था एक लाइन, 1 डिग्री को पार करने में कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का। आपका ये कितना हुआ? 82.5। जब 82.5 की गुना आप यहां पर देखो 4 में की गई तो 330 मिनट निकल कर आया। 82.5 की गुना 4 में करके 330 मिनट। 330 मिनट को घंटे में कन्वर्ट किया बच्चों, 5 घंटे 30 मिनट आगे आया। कितना आया? 5 घंटे 30 मिनट। अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 घंटे 30 मिनट। अब बात समझ में आई, 5 घंटे 30 मिनट कैसे आया? 4 की गुना 82.5 डिग्री में की भारत के अकॉर्डिंग तो 330 मिनट आया। 330 मिनट को 5 घंटे 30 मिनट बोलते हैं। अब देखते हैं हमारे यहाँ समय क्या होगा उस टाइम। तो होगा यदि ग्रीनविच का माध्य समय 1 बजे अपराह्न। 1 बजे है, जब 1 बजे है वहां पर बच्चों, तो यहां पर ये 1 बजे के अकॉर्डिंग क्या होगा? 1 प्लस 5.5, 5.5 घंटे आ गए तो कितना हो जाएगा? 6.5। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कुछ भी निकाल सकते हो आप। यदि आपको ये डिग्री दी गई है, मान लिया सपोज कीजिए 120 डिग्री पूर्वी पर कोई देश स्थित है, उसके टाइम जोन के अकॉर्डिंग पूछने लगा, कुछ नहीं करना, 120 की गुना करनी है, टाइम जोन निकालने हैं, डायरेक्ट ये देखना कितने आगे हैं कितना पीछे है। क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित गुप्त वंश के राजाओं का कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसकी एक मैं आपको ट्रिक बताता हूं, पूरे राजवंश आपको याद हो जाएगा। श्रीगुप्त ने घटोत्कच को दिया चंद्र समुद्र। चंद्र, चंद्रगुप्त प्रथम है जी। समुद्र, स्कंद भानु का है पुत्र। इसका मतलब सबसे पहले कौन आएगा बच्चों? सबसे पहले राजवंश के अकॉर्डिंग श्रीगुप्त संस्थापक थे।
पहले नंबर पर श्रीगुप्त आएंगे जो कि ऑप्शन ए और 4 में है, सेकंड कट थर्ड कट। इसके बाद घटोत्कच ऑप्शन में नहीं दिया गया है, चलो आगे चले। को दिया चंद्र बोले चंद्रगुप्त है, ये भी ऑप्शन में नहीं है, चंद्रगुप्त द्वितीय है। इसके बाद आएगा समुद्रगुप्त, इसका मतलब पहले नंबर पर पहला और दूसरे नंबर पर चौथा, पहले नंबर पर पहला दूसरे पर चौथा, आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी दिल्ली सल्तनत की मैं आपको याद करा चुका हूं, GKT का सैयद लोदी, इसका मतलब जी से गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, टी से तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। ऐसी मैं आपको मुगल काल का याद करा चुका हूं, बाहुबली अकबर की बहुत हुई जहांगीर शाहजहां ने औरंग को दिए, मुगल काल की मैं आपको ट्रिक याद करा चुका हूं बच्चों। मुगल काल की ट्रिक क्या थी हमारी, बाहुबली अकबर की बहुत हुई जहांगीर, शॉर्ट में लिखूंगा बच्चों, ज्यादा लेंदी ट्रिक नहीं बनानी हमें। बाहुबली अकबर की बहुत हुई जहांगीर शाहजहां को औरंग ने दिए बहुत से वीर। बा से बनता है बाबर के बेटे का नाम हूं से बनता है हुमायूं, बाहुबली अकबर। तीसरे नंबर पर आता है आपका अकबर, बाबर के बेटे का नाम हुमायूं के बेटे का नाम अकबर के बेटे का नाम बहुत हुई जहांगीर, ठीक है जी। जहांगीर के बेटे का नाम शाहजहां के बेटे का नाम औरंग बोले तो औरंगजेब। ऐसे एक एक लाइन की ट्रिक से मैं आपको जब भी क्वेश्चन आया है प्रीवियस क्वेश्चन में, जहां पर भी क्वेश्चन आया है कंप्लीट ट्रिक कवर कराई है, कंप्लीट क्लास देखिएगा। या आपकी जो प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल डिटेल के साथ है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता टॉपिक वाइज, लेकिन देखनी आपको अच्छे से कवर करनी पड़ेगी। जैसे कि हसीन मासूका बताया था मैंने आपको, हसीन मासूका ये राजवंश की ट्रिक है। हर्यक वंश, सुंग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शक वंश और कुषाण वंश, ऐसा आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान वायुमंडल की परतों के विषय में सही है, बहिमंडल, सोममंडल, समतापमंडल, बाह्यमंडल। अब मैं 1 मिनट में आपको 2 मिनट में आपको कंप्लीट वायुमंडल कवर कराता हूं, फिर आप अपने आप आंसर देखिएगा, आंसर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा सब स्टूडेंट, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हुए 5 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है? 5। नंबर 1 आपकी सौमंडल कहलाती है, नंबर 2 आपकी समतापमंडल कहलाती है, नंबर 3 आपकी मध्यमंडल कहलाती है, नंबर 4 आपकी आयनमंडल कहलाती है, नंबर 5 आपकी बाह्यमंडल कहलाती है। क्लियर है? वायुमंडलीय घटनाएं सौमंडल में होती है, सबसे ज्यादा घनत्व सौमंडल का होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव सौमंडल में होता है, बादलों का गरजना, बरसात का आना, ये सभी प्रक्रिया सभी आपकी घटनाएं सौमंडल में होती है। इसका दूसरा नाम संवहन मंडल भी है, जो पृथ्वी से लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। इससे जस्ट ऊपर की साइड जो दूसरे नंबर पर आता है समताप मंडल आता है। ओजोन लेयर या ओजोन मंडल इसको बोला जाता है, ठीक है। ताप समान कौन से मंडल का रहता है? समताप मंडल का रहता है। मौसमी घटनाएं कौन से मंडल में नहीं होती? समताप मंडल में नहीं होती, ठीक है जी। ओजोन लेयर कौन से मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। हवाई जहाज, एरोप्लेन वगैरह जो आपके उड़ते हैं समताप मंडल में उड़ते हैं। इसके ऊपर मध्य मंडल आता है, उसके ऊपर आयन मंडल, जितनी भी आपका सैटेलाइट होती है रेडियो तरंगे परिवर्तित होती है आपकी आयन मंडल में होती है, और वायुमंडल में सभी गैसें पाई जाती है। अब इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो चारों ऑप्शन के मेरे आंसर बड़े आसान तरीके से मिलेंगे। सबसे पहले आपका सौमंडल में क्या होता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा सौमंडल है। सौमंडल में जो जैसे जैसे मैं आपको बताया है उसमें देखिएगा, सौमंडल में वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, देखना है क्या? रेडियो तरंगे का प्रसारण में सहायक है, गलत है जी। बाह्यमंडल जो आपका दे रहा है रेडियो तरंगों के प्रसारण में आपका सहायक है, चलो ठीक है। सौमंडल सबसे ऊपर की परत होती है, गलत बात है। सौमंडल होती है सबसे नीचे की परत। इसका मतलब बी का थर्ड, इसका मतलब आपका बी का थर्ड। बी का कौन सा होगा? थर्ड। बी का थर्ड आपका ऑप्शन नंबर कौन से में है बच्चों? बी का थर्ड ऑप्शन नंबर 4 में ही है। यदि आपको एक भी दो भी पता है ना तो राइट आंसर लगेगा, लेकिन पता तो होना बहुत जरूरी है ना। लेकिन दो नहीं, मैं आपको 4 के 4 कवर कराऊंगा, देखिएगा। इसके बाद आपका बाह्यमंडल रेडियो तरंगे प्रसारण में सहायक होते हैं, देखना जरा। रेडियो तरंगे ये रही सारी की सारी। इसके बाद आपका समताप मंडल में क्या होता है बच्चों? समताप मंडल में इस परत में ओजोन गैस पाई जाती है, देखना समताप मंडल में, ठीक है। ओजोन गैस ये रहा, देखो समताप मंडल ये रहा, ओजोन गैस ये रही, सबसे निचली परत सौमंडल हुई। क्लियर है? इसके बाद आपका क्या बचा? बाह्यमंडल। बाह्यमंडल में क्या था बच्चों?
रेडियो तरंगों के प्रसारण में सहायक है वायुमंडल, है ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऐसे कवर करना है आपको कंप्लीट टॉपिक। अब इसके अलावा कुछ भी पूछ ले, यदि आपको ये वायुमंडल की सभी परतें और ये इनकी घटनाएं पता हो। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कॉन्सेप्ट समझना है, ज्वार भाटा कैसे होता है, गर्म महासागरीय धाराएं कैसे बनती है, ठंडी किस साइड होकर जाती है और गर्म किस साइड से होकर आती हुई गर्म होती है, सब कुछ क्लियर करो, अपने आप आपके आंसर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। 4 इसमें दिए गए हैं, 4 के 4 के मैं आपको बताऊंगा क्या प्रक्रिया होती है। महासागरीय सतह पर जल की गति के बारे में निम्नलिखित में से सुमेल सही विकल्प का चयन कीजिए। शीत महासागरीय धाराएं, ज्वार भाटा, तरंगे और गर्म महासागरीय धाराएं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर क्या होगा, अब आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं कि कंडीशन क्या क्या होती है। क्लियर है, चलो थोड़ा पेज ब्लैंक ले लेते हैं, चलो इसी में समझा देता हूँ। ये आपका ग्लोबल है, ग्लोब है, ये आपकी भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, 23.5 डिग्री ऊपर की साइड होती है कर्क रेखा। डायग्राम होना चाहिए था इसका, तब वो अच्छे से समझ आता, कोई बात नहीं, वैसे भी विदाउट डायग्राम बता देता हूँ। ये 23.5 डिग्री होती है आपकी मकर रेखा। ये कौन सी रेखा होती है, कर्क रेखा होती है। ये भूमध्य रेखा होती है और ये आपकी मकर रेखा होता है। चलो ये आपका नॉर्थ पोल है, पेन चेंज कर लेते हैं जिससे डायरेक्ट दिखाई दे। ये नॉर्थ पोल होता है, ये आपका साउथ पोल होता है। अब शीत महासागरीय धाराएं, महासागरीय सतह पर एकांतर नियम से जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है, ये आपका पूछना चाह रहे हैं कि क्या कहलाएगा। ये दिन में 2 बार नियमित रूप से महासागरीय उल का उठना एवं गिरना, ये तो ज्वार भाटा कहलाएगा। बी का आपका सेकंड हो जाएगा। बी का सेकंड देख लो कौन से ऑप्शन में है। सर जी बी का सेकंड है ना, चौथे में है। देखो सिंगल यदि आपको पता है उससे भी आसान तरीके से आपके राइट आंसर हो रहे हैं। मुझे पता ज्वार भाटा 2 बार नियमित रूप से आता ही आता है। क्लियर है जी। तीसरा, ठीक है जी, यहीं पर आंसर निकल चुका, लेकिन मैं चारों बताऊंगा आपको। जो जलधारा है, कॉन्सेप्ट समझो, गर्म जलधारा व ठंडी जलधारा की परिभाषा समझ लेना, कुछ भी पूछेगा उससे आपका राइट आंसर हमेशा निश्चित है, होना ही होना है। जो जलधारा है पोल मतलब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की साइड आती है, जो भूमध्य रेखा की साइड आएगी ध्रुवों पर होती है ठंडी जलधाराएं। जैसे जैसे भूमध्य रेखा की साइड बढ़ेगी, भूमध्य रेखा पर आते आते बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी। क्लियर है। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जो जलधारा जाती चली जाएगी और वो गर्म होती जाएगी। दूसरा कंडीशन, ठंडी जलधारा में भूमध्य रेखा पर गर्म जलधाराएं पाई जाती है। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की साइड जाएगी, ध्रुवों पर आते आते ये ठंडी हो जाएगी। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। देखना ध्रुवों के उष्णकटिबंधीय अक्षांशों की ओर प्रभावित होती है। ये क्या कह रहा है, कौन सी तरंगे कह रहा है, लेकिन ठीक है जी, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। क्या हुआ है, मैं आपको बताया ना, जो भूमध्य रेखा के पास उत्पन्न होगी गर्म होगी, ध्रुवों की साइड जाते जाते ठंडी हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ऐसी आपको तैयारी करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित को हाल के काल से शुरू करने के अवरोही क्रम में उल्टा में लगाए। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा। अब आपको इनका टाइम पीरियड पता होना चाहिए। चलो बताते हैं टाइम पीरियड इनका। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मौर्य साम्राज्य का उदय, ऋग्वेद की रचना। वेद कितने हैं, 4 वेद है बच्चों। कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। देवत्रीय कौन कौन से होते हैं बच्चों, इसमें अथर्ववेद नहीं होता, बाकी तीनों आपके होते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है आपका, ऋग्वेद है। ठीक है जी। ऐसा वेद कौन सा है जो गद और पद में लिखा हुआ है, यजुर्वेद है जी आपका। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी, लगभग कार्यकाल पूछा है, लगभग 300 ईसा पूर्व में। लिख देता हूं, ब्लैक पेन ले लेते हैं। ईसा पूर्व नहीं लिखने का, मैं डायरेक्ट डेट लिखूंगा, 300 ईसा पूर्व में। अब बात करते हैं वर्ण व्यवस्था का उदय। भाई वर्ण व्यवस्था का जो उदय हुआ था आपका, वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ था लगभग 1000 ईस्वी में। 1000 ईसा पूर्व है, ये ईसा पूर्व है सब कुछ, ये भी ईसा पूर्व है। कभी 300 सुन लो, 300 में तो अशोक आ जाएगा, अशोक भी खत्म हो चुका होगा उस टाइम तक। चलो मौर्य साम्राज्य का उत्थान, मौर्य साम्राज्य का उदय कब हुआ था बच्चों, ये भी आपका ऋग्वेद का 1500 है बाबू। ये ऋग्वेद का जो था, ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व हुई थी। मौर्य साम्राज्य का उत्थान था ये 300 ईसा पूर्व, सिकंदर जब आया था। ठीक है जी। बौद्ध धर्म का उदय कौन सा था, 6वीं शताब्दी में हुआ था। 6वीं शताब्दी बोले 600 ईसा पूर्व। 16 महाजनपदों का वर्णन भी मिलता है ना वहां पर। अब देखो लगाओ इनको सीरीज में, राइट आंसर होगा सबसे पहले कौन सा आएगा,
300 वाला आएगा, 300 वाला सी। फिर इसके बाद आपका कौन सा आएगा, 600 ईसा पूर्व वाला डी। फिर इसके बाद कौन सा आएगा, 1000 ईसा पूर्व वाला बी। फिर इसके बाद आएगा सबसे पहले को क्या होता, ए ऋग्वेद, सी डी बी ए, सी डी बी ए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कथन ए तथा बी को पढ़े तथा सही विकल्प को चुने। करीब 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों, इनमें जंगलों के साफ करने के लिए कुल्हाड़ी और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल है के बढ़ते प्रयोग की प्रमाण मिलता है, जो कृषि उत्पादन को बढ़ोतरी के लिए उपयोगी थे। दूसरी कंडीशन, दूसरा बी क्या कहता है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व तक अनेक शहर विकसित हुए। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ए और बी आपके दोनों सही है, ए तथा बी में संबंध है, बिल्कुल सही बात है। शहर विकसित हुए थे, धीरे धीरे तो हुए थे उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपदों को उदय हुआ था 2500 वर्ष पूर्व विकसित हुए थे, इनमें महाजनपद की वगैरह बने थे ना उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 7, चोल शासन में भूमि के प्रकार का सही विकल्प के साथ मिलान कीजिए। थोड़ा समझना है आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको। जो आपका बिल्लन वगाई जो होते थे, गैर ब्राह्मण विकास स्वामी की भूमि होती थी। ए का थर्ड, ए का थर्ड देखते हैं, ए का थर्ड कौन से पे, ए का थर्ड आपका ए में नहीं है, ये कट गया, बी में नहीं है, ये कट गया, क्लियर है। अब देखते हैं ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव क्या होता था बच्चों, ब्रह्मदेव होता ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। सेकंड का 4, सेकंड का 4 कौन से में बच्चों, सेकंड का 4 भी दोनों में है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे में प्रॉब्लम होती है थोड़ा, इसलिए ऐसे क्वेश्चन में 4 के 4 आंसर पता होने चाहिए। इसके बाद देखते हैं सालाभोग। सालाभोग क्या था, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि। सी का सेकंड, सी का सेकंड, सी का सेकंड, ये भी कट गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा होता है बच्चों इस क्वेश्चन को ठीक करने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 8 का मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बच्चों ये, क्योंकि इतनी थ्योरेटिकल वाला पोर्शन आपका रिपीट नहीं होगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट वाला है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनमें से डिटेल में से रिपीट होगी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ए और क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में किसका योगदान था। क्वेश्चन नंबर आपका 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। ठीक है जी, राजा राम मोहन राय का इसमें पूर्ण सहयोग था। चलो बात करते हैं 1829 की, 1829 की। 1829 में भारत में के ब्रिटिश गवर्नर उस टाइम कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बंगाल में सती नियम लागू किया और इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था। और यदि भारतीय का योगदान पूछे तो राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 10, अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़ना है तथा सही विकल्प को चुने। 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए। कारण आर, अंबेडकर का मुख्य लक्ष्य सब लोगों को अंग्रेजी शासन की शक्ति दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करते हैं ए की। क्लियर है जी। इन्होंने 1927 में भीमराव अंबेडकर जी ने मंदिर में प्रवेश आंदोलन शुरू किए थे। ठीक है जी। इसमें जो प्रमुख आंदोलन था, इसका नाम पता होना चाहिए आपको। इस मंदिर प्रवेश आंदोलन में महार जाति, एक था आपका महार जाति के लोगों की भागीदारी देखी गई थी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। मधुआ पथ सत्यशोधन आर्य समाज, ये समाज है, प्रमुख धर्म सुधार आंदोलन हुए थे। किसने कौन सा प्रारंभ किया था, ये आपको पता होना चाहिए। ट्रिक से याद कराऊंगा इस क्वेश्चन को मैं आपको, देखिएगा कैसे। सत्य का शोधन करते करते ज्योति फूल गई थी, बी का फर्स्ट। अब बी का फर्स्ट देखते हैं, बी का फर्स्ट आपका थर्ड में नहीं है, फर्स्ट में नहीं है। सत्य का शोधन करते करते ज्योति फूल गई थी, ज्योतिबा बाई फूले सत्य शोधन समाज के संस्थापक थे। अब देखते हैं आर्य, आर्यों पर दया आई थी, आर्यों पर दया आई थी। थर्ड का फोर्थ, थर्ड का फोर्थ देखते हैं, थर्ड का फोर्थ कौन से में है, थर्ड का फोर्थ 4 में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्यों पर दया आई थी, ब्रह्म का राज था, ब्रह्म राज बोले तो राजा राम मोहन है, 7-8 है, ट्रिक से याद कर लेना। सत्य का शोधन करते ज्योति फूल गई थी, आर्यों पर दया आई थी, आर्य समाज के संस्थापक दयाराम साहनी, ब्रह्मराज बोले तो राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12,
राष्ट्रवाद के उदय के बारे में दिए गए कथनों में को पढ़े तथा सही विकल्प चुने। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और शिक्षित पृष्ठभूमि से थे। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है, किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है जी, ए तथा अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़े तथा सही विकल्प को चुने। अभिकथन ए, अंग्रेजों ने सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। कारण आर देखिएगा, मई 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने कई जगह बगावत की और समाज के विभिन्न तबकों के लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड ए आर दोनों सही है, किंतु ए का कारण आर है। क्वेश्चन नंबर 14, राज्यों के गठन के संदर्भ में आपको ये बताना है, अभिकथन पढ़ना है फिर कारण पढ़ना है। देखिएगा कॉन्सेप्ट पूरा समझना है, ठीक है जी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। कारण आर, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में सुझाव दिया गया था। असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड ए आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। ऐसा नहीं था कि इस वजह से विरोधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आसमान में विभिन्न खगोलीय पिंडों के विषय में दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट देखते हैं, जब हम रात में आकाश में असंख्यक टिमटिमाते तारों की गर्मी और प्रकाश अनुभव नहीं करते क्योंकि ये बहुत दूर है। चलो ये आपकी बात सही है बिल्कुल। सेकंड देखते हैं, अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल 7 तारों का समूह है जिसे सप्तऋषि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो आपका बी है, बी भी बिल्कुल सही है। ध्रुव तारा अपना स्थान बदलता रहता है, ये गलत है, उत्तर की ओर दिखाई देता है, मतलब ठीक सही है आपका, ठीक है जी। उत्तर का सितारा जिसे ध्रुव तारा कहते हैं हमेशा उत्तर की साइड दिखाई देगा, हमेशा आकाश में एक ही स्थान पर रहेगा, ध्यान रखना, ये गलत है। इसका मतलब सी गलत है, सी इसमें है ये गलत, सी इसमें है ये गलत, सी इसमें है ये गलत, जिसमें सी नहीं है वो 3 ठीक है, वही राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, ग्लोब के विषय में कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का देखिएगा, ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल या लघु प्रतिरूप है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन काटना सीखो बच्चों, राइट आंसर इतना है। ग्लोब आकार और प्रकार में भिन्न हो सकते हैं, गलत है, ग्लोब आकार प्रकार में भिन्न नहीं होने के भाई, ठीक है। आपका बी गलत है, इसका मतलब बी आपका ठीक हो जाएगा, बी सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ए सी और डी, और पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, 3 ऑप्शन कॉमन दे रखे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न विशेषताओं से पृथ्वी के ताप कटिबंध की पहचान कीजिए। दोपहर का सूर्य सब कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, इन क्षेत्रों का तापमान मध्यम होता है, ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वर्त तथा दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वर्त के बीच पाए जाते हैं। किसकी बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, शीतोष्ण कटिबंध की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 18, भीमबेटका के पुरा स्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा मध्य प्रदेश। जिस विरासत में भी भीमबेटका के धरोहर में मतलब शामिल किया गया है, ये पाषाण युग की गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 19, किस प्रकार के वन में नरम काष्ठ वाले वृक्ष जैसे चीड़, देवदार आदि उगते या पैदा होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, शंकुधारी वन। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा बच्चों, शंकुधारी वन, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, ए। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, पिस्तक का क्या अर्थ है जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, पिस्तक का बताना है आपको, पिस्तक का अर्थ बताना है। देखिएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मेहराबदार प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, पिस्तक। होता क्या था, अकबर के शासनकाल के दौरान ना बच्चों मकबरे की वास्तुकला महत्वपूर्ण थी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। केंद्रीय एक विशाल गुंबद और इसमें एक लंबे प्रवेश द्वार होते थे, जो लंबे प्रवेश द्वार होते थे ना उसे पिस्तक कहा जाता था। ठीक है जी, इतना आपको पता होना जरूरी है। सबसे पहले हुमायूं के मकबरे में दिखाई दिया था,
क्वेश्चन नंबर 22, सही विकल्प चुने। मानसून पवनें कैसी होती है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मानसूनी मौसमी होती है जी, हमेशा नहीं रहती। क्वेश्चन नंबर 23, कथन आर है और फिर कथन ए है, कारण आर है। अल-बरूनी ने किताबुल हिंद लिखी। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर बताना है। अल-बरूनी ने किताबुल हिंद लिखी है। चलो देखते हैं इसके बाद। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। गजनी का सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। दोनों सही है, आर ए का कारण भी है, ए का कारण आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्षेत्रों एवं इन क्षेत्रों के परिवहन। देखिएगा, एंडीज पर्वत में क्या इस्तेमाल होता है, तिब्बत में क्या होता है, भारतीय मरुस्थल में क्या होता है, भारतीय पहाड़ में क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर, एंडीज पर्वत में खच्चर और गधे होते हैं। खच्चर और गधे कहाँ होते हैं? एंडीज पर्वत में। नहीं, एक मिनट को दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 24 में एंडीज पर्वत, तिब्बत, भारतीय मरुस्थल, भारतीय पहाड़। चलो, एंडीज पर्वत में क्या होते हैं बच्चों? लामों से होते हैं, लामों से। एंडीज पर्वत पर क्या होते हैं आपके? लामों से होते हैं। ए का थर्ड है क्या ऑप्शन में? नहीं। चलो इसके बाद देखते हैं, तिब्बत में याक होते हैं, बी का फोर्थ। मिला के देखते हैं एक बार, थोड़ा मिस्टेक भी हो सकती है। भारतीय मरुस्थल में क्या होते हैं बच्चों? ऊंट एवं बैल, सी का फर्स्ट। बचा वही पहाड़, भारतीय पहाड़ पर खच्चर व गधे, डी का सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। राइट आंसर आपका ये होगा। ये थोड़ा मिसप्रिंट है शायद, ये आप राइट आंसर लगा लेना, क्योंकि ए का थर्ड कोई सा ऑप्शन नहीं दिया गया है। ए का थर्ड, बी का नहीं दिया गया है, ये वाला आपका राइट होगा, थोड़ा मिसप्रिंट है। क्वेश्चन 25, दिए गए कथन का अध्ययन कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। एक वस्तु की उपयोगिता तथा प्रयोजकता उसे एक संसाधन बनाती है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ का नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, हम नागरिकों एवं शिक्षकों के तौर पर पौधों पर जंतुओं को संरक्षित करने के में कैसे सहायता कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, ए सी व डी आपके सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित को पढ़िए और तथा मिट्टी के संरक्षण की सही पद्धति का चयन कीजिए। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, मल्च बनाना, समुच्चय रेखीय रोधिकाएं, रक्षक मेखलाएं। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बी सी ए डी आपका ठीक हो जाएगा, ए आपका सही नहीं होने का, तो पहले ही गलत था। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में यथेष्ट बहुत सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है। विविधता अनिवार्य रूप से समान अवसर की ओर प्रेरित करती है। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर थर्ड, ए सही है, जबकि लेकिन आपका बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, गांव के जमीन भूमि को नापने और उसका रिकॉर्ड रखने का उत्तरदायी कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पटवारी ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये आज की क्लास हमारी बच्चों यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।